नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान। नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 13 में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध आखिर मुकदमा कहाँ चलेगा। इसको सबसे पहले हम समझने के लिए ये समझ लें कि संपूर्ण भारत में नोटरीज को रेगुलेट करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इसी के धारा 13 में इस प्रकार का यानी अपराधों के विरुद्ध संज्ञान, अगर नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध अगर अपराध होता है तो इसका बजाबता मुकदमा कहाँ चलेगा। चूँकि नोटरीज एक्ट 1952 में टोटल 1 से 16 धाराएं हैं, जिसमें धारा 13 में इसका विस्तृत चर्चा किया गया है और बहुत से ऐसे हाई कोर्ट द्वारा साइटेशन भी मौजूद हैं। इस पर ऐसा है कि नोटरी के विरुद्ध मुकदमा कहाँ चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, तो हाई कोर्ट का भी कुछ साइटेशन है। मैं चाहता हूं इस पर आज विस्तृत चर्चा करूं। सबसे पहली बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि नोटरी लाइसेंस 2 तरीके से प्राप्त होते हैं। अगर कोई स्टेट में, अगर स्टेट लेवल पर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए राज्य उनको प्रोवाइड करती है नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र। अगर सेंटर से अगर वो प्राप्त करते हैं तो उनके लिए सारा नियम कानून बनाने का सेंटर को अधिकार है। कुल मिलाकर ये समझें कि नोटरी व्यवसाय एक नोटरी सेल यानी केंद्रीय नोटरी सेल द्वारा पब्लिश किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा स्टेट लेवल पर नोटरी सेल द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो नियम, इसका जो धारा 13 है नोटरीज एक्ट 1952 का, वो इस प्रकार है। अपराधों का संज्ञान। कोई न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी नोटरी द्वारा उसके कृत्यों के तात्पर्य प्रयोग या प्रयोग में किए गए किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। जैसे सामान्य कोर्ट में केस चलता है, उस प्रकार से नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध केस नहीं चलाया जा सकता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके लिए बजाबता अधिकारियों का एक तरह से कहें कि गठन करेगी और विशेष जो ऐसा कहें कि विशेष जो अधिकारी होंगे जांच करने के लिए, अगर वो दोषी पाते हैं नोटरी या नोटरी पब्लिक को, तब जाके नोटरी के विरुद्ध क्या होगा कि मुकदमा चलेगा। यानी कि उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। इनको किसी सामान्य कोर्ट में जैसे आम लोगों के लिए जो केस दर्ज होता है, बशर्ते अगर नोटरी से संबंधित कोई कृत्य है तो सामान्य कोर्ट में और पब्लिक के तरह इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और भी इसको अच्छी तरह हम समझने का कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचार नहीं करेगा। तो इसको और भी अच्छी तरह से हम समझने के लिए एक हम साइटेशन पेश करते हैं। एक साइटेशन को हम समझने का कोशिश करते हैं। वो साइटेशन है चांदमल मोतीलाल बोरा अधिवक्ता और बनाम महाराष्ट्र राज्य 8 अगस्त 2003। ये इसका समतुल्य बहुत से उदाहरण है 2004 में 2MHLJ 41। इस प्रकार से बहुत से ऐसे केस हैं। तो जो नोटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो था इस प्रकार से, इसमें था याचिकाकर्ता जो एक अधिवक्ता और नोटरी है, आपराधिक मुकदमा संख्या 212/1995 से उसे मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के साथ 395, 344, 347, 365, 387, 324 और 506 जैसे कई अपराधों के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि एक ऐसा नोटरी है, नोटरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उन पर क्या है कि मुकदमा दर्ज किया गया है जैसे सामान्य लोगों के विरुद्ध दर्ज किया जाता है। यानी 101B यानी कि
इनको भी इसमें नाम जोड़ लिया गया है और आगे अच्छी तरह हम समझने का कोशिश करते हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता राजेंद्र समर्थ को उसके घर से बुलाकर उसे धमकी देकर उसका अपहरण कर लिया। जैसा कि अभियोजन पक्ष के मामले में बताया गया है, शिकायतकर्ता अपने घर से निकलकर कुछ आरोपियों के साथ अपने परिचित के घर चला गया। आरोप है कि उक्त घर में वर्तमान याचिकाकर्ता के अलावा अन्य आरोपियों ने उस पर हमला किया, उसे धमकाया और उसे हिरासत में लिया। इसके बाद उस घर से उसे अकोला ले जाया गया, अकोला से उसे नागपुर ले जाया गया, नागपुर से उसे चंद्रपुर ले जाया गया, चंद्रपुर से उसे नासिक होते हुए रायगढ़ ले जाया गया, रायगढ़ से उसे पुणे होते हुए नासिक ले जाया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि नासिक में उसके कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो कुछ आरोपियों के पक्ष में दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी होने का दावा करते हैं। वर्तमान आवेदक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के प्रावधानों का उपयोग करके अभियोजन पक्ष में शामिल किया गया है, क्योंकि उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ गवाहों की उपस्थिति में उसके नोटरी रजिस्टर में पंजीकृत की गई है, जैसा कि प्राथमिकी में संकेत दिया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अन्य सह अभियुक्तों ने नोटरी रजिस्टर को कुछ सह अभियुक्तों के घर पर लाया था और उस घर में शिकायतकर्ता राजेंद्र समर्थ पर बल प्रयोग करके उसके हस्ताक्षर लिए गए। यानी कि ये मामला अभी ये मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष गया है और मुंबई हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो इस मामला को सुन रहे हैं और उन्होंने जो आदेश पारित किया है उस आदेश का ये प्रति है। तो ऐसा कोर्ट का मानना है कि एक नोटरी यानी नोटरी है जिन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी को बजाबता विधिवत उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन किया था, उनको रजिस्टर्ड किया था, लेकिन जो आरोपी है उनका कहना है कि ऐसा क्या है कि ज़बरदस्ती किया गया है और उन्होंने बजाबता कोर्ट में यानी जो शिकायत करता है कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है और उसमें एक अभियुक्त के तौर पर नोटरी पब्लिक है, नोटरी जो है उनको भी बजाबता इसमें अभियुक्त बना दिया है। तो हाई कोर्ट में ये जो फैसला, ये जो सुनवाई इसमें हुआ है, तो ये हाई कोर्ट का ये आदेश मैं आपको आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। श्री मिश्रा ने दलील दी कि एफआईआर में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। जांच के कागजात की अन्य मुख्य अपराधों से संबंधित अन्य सह अभियुक्तों द्वारा किए गए कथित कृत्यों में उनकी संलिप्तता नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने दलील दी कि केवल एक ही हिस्सा उनके नाम पर दर्ज किया गया है, उनके नोटरी रजिस्टर में 6 पावर ऑफ अटॉर्नी दर्ज हैं। यानी कि जो नोटरी हैं उनका सिर्फ ये दोष है, यानी कि जो केस दर्ज किया गया है कि इन्होंने जो आरोपित है पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने उसका बनाया है। श्री मिश्रा ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता जो एक प्रैक्टिस वकील और नोटरी है के खिलाफ लगाए गए आरोप नोटरी के रूप में उसके काम से संबंधित है। आरोप उसके कदाचार के संबंध में हो सकते हैं और इसलिए नोटरी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के मद्देनज़र विद्वान मजिस्ट्रेट को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना चाहिए था और वर्तमान याचिकाकर्ता को तब बरी कर देना चाहिए था जब एक आवेदन के माध्यम से उससे इस आशय की प्रार्थना की गई थी। विद्वान ट्रायल जज ने कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है और वर्तमान याचिकाकर्ता को उक्त अभियोजन से मुक्त करने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। जो भी हो, अब वर्तमान याचिकाकर्ता इस न्यायालय से उक्त अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना कर रहा है जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता का संबंध है। यानी कि इस मामला को अब हाईकोर्ट में ले जाया गया है। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए एपीपी श्री सिंगारपुरे ने कहा कि उक्त रजिस्टर से पता चलता है कि कुछ पृष्ठ खाली छोड़े गए थे और इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता पर उक्त आपराधिक अभियोजन में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 120 के प्रावधानों के मद्देनजर सह अभियुक्त है। उन्होंने विद्वान
ट्रायल जज द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराया, जिन्होंने वर्तमान याचिकाकर्ता की उक्त अभियोजन से उसे दोषमुक्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। आईपीसी की धारा 120 बी में प्रावधान है। ये सरकारी वकील का दलील है। उपधारा 1 के अनुसार जो कोई मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होगा, वो वहाँ जहाँ ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेषण किया हो। उपधारा 2 जो कोई पूर्वोत्तर दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के अलावा किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होगा, उसे 6 माह से अधिक अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका अब आदेश का 6 यहाँ धारा 120 बी में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वे हैं जो कोई भी अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, जैसा कि धारा 1 और 2 में प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ है कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित या संकेतित किया गया है कि किसी प्रत्यक्ष कार्य द्वारा ऐसा अपराधी अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार था। ऐसे भागीदारी प्रत्यक्ष कार्य करके या षड्यंत्र की निगरानी करके या उक्त षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करके हो सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति जो आपराधिक कार्य करता है उस पर आपराधिक षड्यंत्र में भाग लेने का आरोप लगाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष जांच के दौरान एकत्र की गई कुछ उचित सामग्री द्वारा यह इंगित करने के लिए बाध्य है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य से विचलित था और उस विचलन का संबंधित आपराधिक षड्यंत्र से संबंध था। उस कार्य के पीछे कोई इरादा होना चाहिए और ऐसी आपराधिक साजिश में भाग लेने की इच्छा होनी चाहिए। यह उक्त षड्यंत्र को उसके उद्देश्य तक ले जाने के इरादे से होना चाहिए। की गई शिकायत दर्ज की गई एफआईआर की गई जांच से यह पता चलता है कि अन्यथा आईपीसी की धारा 120 बी का लाभ उठाकर किसी को भी फंसाया जा सकता है। यदि ऐसा करने का इरादा है तो कई निर्दोष व्यक्तियों को उनके करियर, व्यवसाय, पैसे और बड़े पैमाने पर भलाई के लिए मुकदमों में घसीटा जाएगा। आपराधिक न्यायालय को धारा 120 बी के आवेदन के दुरुपयोग को रोकने या निर्दोष व्यक्तियों को आपराधिक साजिश में फंसाने या बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यानी ये कथन हाई कोर्ट के जज महोदय का है। और आगे वो लिखते हैं, नोटरी द्वारा किया जाने वाला कार्य जो कि नोटरी अधिनियम के तहत प्रमाणित नोटरी द्वारा किया जाना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 8 द्वारा इंगित किया गया है और धारा 8 द्वारा प्रदान किए गए कार्यों में उपधारा 1, उपधारा जी, उपधारा एच, उपधारा जे के आधार पर कई कार्यों और दस्तावेजों पर ध्यान देना शामिल है। यानी कि नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 8 में यानी नोटरी क्या कार्य कर सकेंगे, जो संसद द्वारा पारित कानून है, यहाँ उसका चर्चा किया गया है कि नोटरी जो भी कार्य करते हैं उसमें जो उनको अधिकार प्राप्त है कानून द्वारा, उसके अंदर ये कार्य करते हैं, उसी के आलोक में कार्य करते हैं। 8 इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता जो नोटरी है वह उस समय उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को लेने का हकदार था जब उसे उसके सामने लाया गया था। जैसा कि शंकर विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के बयान से संकेत मिलता है। शंकर विश्वकर्मा उन दस्तावेजों का गवाह है। उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उन पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता के घर गया था। यह मूल शिकायतकर्ता राजेंद्र समर्थ द्वारा एफआईआर में किए गए कथन का खंडन करता है कि नोटरी रजिस्टर को एक घर में लाया गया था जहां उसे जबरन उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उक्त शिकायतकर्ता को नासिक से अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, उसके बाद फिर उसे पुणे से होते हुए रायगढ़ होते हुए नासिक ले जाया गया। उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे नासिक लाया गया था और उसका कहना है कि वह अन्य सह आरोपियों की धमकी के कारण किसी से भी उक्त हिरासत की शिकायत नहीं कर सका। उक्त कहानी का अपना महत्व है। जहां तक श्री मिश्रा द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्कों का सवाल है, यह न्यायालय इस पर आवश्यकता से अधिक और प्रासंगिकता के विरुद्ध बिंदु तक नहीं पहुंचता है। इनका
नीतिहार्थ यह है कि शिकायत में किया गया कथन कि नोटरी रजिस्टर एक घर में लाया गया था और उसके बाद मूल या शिकायतकर्ता राजेंद्र समर्थ से सभी 6 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, शंकर विश्वकर्मा के बयान को ध्यान में रखते हुए अंतिम कथन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसे जांच एजेंसी ने जांच के दौरान दर्ज किया है। इसका 9 श्री सिंगारपुरे ने दलील दी कि यानी जो सरकारी वकील है, उक्त रजिस्टर के कुछ पन्ने खाली पाए गए। अगर ऐसा है तो यह वर्तमान याचिकाकर्ता के कदाचार से संबंधित है। जहां तक वर्तमान अभियोजन का सवाल है, एक और आरोप उसके कथित कदाचार से संबंधित है, इसलिए नोटरी अधिनियम की धारा 13 लागू होगी, जिसकी उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय नोटरी द्वारा किए गए अपराध या इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले कार्यों का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो। उपधारा 2 में प्रावधान है कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। यानी कि ऐसा प्रावधान है कि नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध जो भी संज्ञान लेने का अधिकार है, पहले राज्य या केंद्र इसको जांच करेगी, यानी उनके जो अथॉरिटी होंगे जांच करेंगे, जांच करने के उपरांत ही इन पर मुकदमा चल सकेगा। और इसका 10 है, इसलिए यदि नोटरी के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है जो नोटरी के रूप में आधिकारिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, तो आपराधिक न्यायालय को तब तक संज्ञान लेने से मना किया जाता है जब तक कि लिखित रूप में शिकायत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं की जाती हो। जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार जांच जब तक नहीं करा लेती है, जांच के बाद दोषी नहीं पाया जाता है, तब तक नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध क्या है कि इस तरह से केस नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए जब भी नोटरी का कोई आधिकारिक कार्य सामने आता है तो यह देखना आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि क्या आरोप सीधे तौर पर उसके आधिकारिक कर्तव्य या उस प्रदर्शन से संबंधित है जिसे उसे नोटरी अधिनियम की धारा 8 में दर्शाया गया है। जिस न्यायालय से शिकायत का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है उसे अपना न्यायिक दिमाग लगाना होगा और यह देखना होगा कि क्या वह कार्य जो शिकायत का विषय है नोटरी का आधिकारिक कार्य है या यह ऐसा कार्य है जो उसके आधिकारिक प्रदर्शन से परे है। मान लीजिए कि यदि नोटरी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सीधे अपने कार्य द्वारा कोई अपराध किया है तो मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि नोटरी से अलग हटकर अगर कोई अपराध करता है, जैसे कोई अगर किसी को जान से मार देता है, किसी पर हमला कर देता है, यानी नोटरी से संबंधित नहीं होना चाहिए, तो क्या है कि उस प्रकार के केस चलेंगे। अगर नोटरी से संबंधित मामला है तो ये जब तक राज्य या केंद्र जांच करा के उसको सिफारिश किसी भी कोर्ट को नहीं करती है, तब तक मुकदमा नोटरी या नोटरी पब्लिक पर चलाया नहीं जा सकता है। नोटरी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सीधे अपने कार्य द्वारा कोई अपराध किया है तो मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त कार्य उसके आधिकारिक कार्य से जुड़ा नहीं है। जैसे यह आरोप दर्शाता है कि नोटरी ने हत्या की है या नोटरी ने किसी व्यक्ति पर साधारण चोट, गंभीर चोट आदि पहुंचाने के उद्देश्य से हमला किया है। यदि आरोप दर्शाते हैं कि नोटरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए गए किसी कार्य द्वारा नोटरी पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो नोटरी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार किसी अधिकारी की लिखित शिकायत पर मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आरोपित कार्य उसके आधिकारिक कार्य को प्रभावित कर रहा है तो अदालत को नोटरी के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेने का अनुरोध किए जाने पर सतर्क रहना होगा, यानी न्यायालय को सतर्क रहना होगा। इसका 11, यदि नोटरी को ऐसी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो वह कई अपराधों में शामिल हो जाएगा, फंसाया जाएगा क्योंकि उसके नोटरी रजिस्टर में उसके सामने कई दस्तावेज नोटरीकृत किए जा रहे हैं। कुछ दस्तावेज धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग या
वाणिज्यिक लेन देन के अपराध के लिए हो सकते हैं। वह संपत्ति के निपटान, संपत्ति के हस्तांतरण, संपत्ति की बिक्री, संपत्ति के आदान प्रदान से संबंधित कई अपराधों में शामिल होगा। वह कई वाणिज्यिक अपराधों से जुड़े कई अपराधों में आरोपी के रूप में भी सामने आएगा। नोटरी को अपने नोटरी रजिस्टर में दस्तावेजों को अधिसूचित करने के उद्देश्य से अपने सामने मौजूद हर व्यक्ति को जानना नहीं चाहिए। उससे प्रविष्टियों के लिए उसके सामने लाए गए दस्तावेजों के पीछे की सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर उसे पार्टियों से ऐसे लोगों द्वारा मिलवाया जाता है जो उसके परिचित होते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई वकील, वकीलों या क्लर्क या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नोटरी के पेशे से या आमतौर पर वकील के पेशे से उससे जुड़ा हो। यदि नोटरी को ऐसा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो उसके लिए नोटरी के रूप में काम करना बहुत कठिन हो जाएगा और आम जनता को हर कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से विधानमंडल द्वारा दूरदर्शिता के साथ धारा 13 को अधिनियमित किया गया है। 12 वर्तमान मामले में शिकायत में एकमात्र आरोप जो स्पष्ट पाया गया है कि यह है कि राजेंद्र समर्थ के घर में उनका नोटरी रजिस्टर लाया गया था, जहां उन्हें धमकाकर कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। लेकिन शिकायत में आरोपों को खारिज करने के लिए शंकर विश्वकर्मा का एक बयान है जो कहता है कि उसे वर्तमान याचिकाकर्ता जो नोटरी हैं के समक्ष हुए लेन देन का गवाह बनने के लिए कहा गया था और गवाह की उपस्थिति में उसने उस नोटरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। आमतौर पर एक नोटरी जो वकील होता है वह किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर नहीं देता है ताकि वह उसे किसी भी स्थान पर ले जा सके जहां वह व्यक्ति चाहता है। एक वकील और नोटरी होने के नाते वह नोटरी या वकील के पेशे के रूप में अपने काम से जुड़े सभी गंभीरता का पालन करेगा। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी व्यक्ति को अपने अधिकारी से या उसके घर से उसके द्वारा वांछित स्थान पर नोटरी रजिस्टर ले जाने की अनुमति देने के परिणामों को समझे। इस तरह के आरोपों पर ट्रायल कोर्ट को उचित तरीके से विचार करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट को जांच के दौरान शंकर विश्वकर्मा के दर्ज बयान को अधिक महत्व देना चाहिए था, जो एक गवाह है और जिसने कहा कि वह गवाह के रूप में वर्तमान याचिकाकर्ता के घर गया था और वर्तमान याचिकाकर्ता नोटरी की उपस्थिति में गवाह के रूप में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 13 माधवराव जीवाजी राव सिंधिया एवं अन्य बनाम संभाजी चंद्रजीराव आगरे एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कानूनी स्थिति यह है कि जब किसी अभियोजन को आरंभिक चरण में निरस्त करने के लिए कहा जाता है तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह होता है कि लगाए गए निर्विवाद आरोपों से प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि होती है। न्यायालय को किसी विशेष मामले में दिखाई देने वाली किसी भी विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह विचार किया जा सके कि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना समीचीन और न्याय के हित में है या नहीं। यह इस आधार पर है कि न्यायालय का उपयोग किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और जहां न्यायालय की राय में अंतिम दोष सिद्धि की संभावना धूमिल है और इसलिए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है। न्यायालय मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को निरस्त भी कर सकता है, भले ही वह प्रारंभिक चरण में ही क्यों न हो। 14 नोटरी के पास एक वैध एहतियात की विशेषता होनी चाहिए। नोटरी या वकील के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते समय अपने पेशे के रूप में, अपने काम के रूप में, अपने कार्य के रूप में वह संभावित अभियुक्त या अभियुक्त के निकट होने की संभावना रखता है। अपने कर्तव्य के पालन में वह ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए गए किसी कार्य को करने की संभावना रखता है। वह ग्राहक को हो सकता है या कोई व्यक्ति जो दस्तावेज को नोटरीकृत करने के लिए आया हो। अधिवक्ता या नोटरी को उस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए गए कार्य को करना होगा। उस स्तर पर वह यह नहीं जानता होगा कि उसके द्वारा तैयार या नोटरीकृत किए गए दस्तावेज के क्या परिणाम होंगे। क्या ऐसे अधिवक्ता या नोटरी को अभियोजन में शामिल होने की अनुमति देना उचित होगा जो भविष्य में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शुरू किया जाएगा? उचित उत्तर नहीं होगा। यदि
ऐसे व्यक्तियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो उनके लिए वकील के पेशे द्वारा अपेक्षित कार्य या नोटरी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करना बहुत कठिन होगा। आपराधिक न्यायालय को ऐसी विशेषताओं के संज्ञान पर विचार करना होता है यदि वे अभियोजन पक्ष या शिकायत द्वारा इंगित की जाती हैं, जिसके लिए आपराधिक न्यायालय से संज्ञान लेने का अनुरोध किया जा सकता है। आपराधिक न्यायालय को इस पहलू पर विचार करना होगा यदि ऐसा अभियुक्त को दोष मुक्त करने के लिए उसके समक्ष अगर किया जाता है जो एक पेशेवर है या आधिकारिक कर्तव्य निभा रहा है। जब प्रारंभिक चरण में भी ऐसी अनुरोध किया जाता है और यदि तदनुसार कार्रवाई करने का मामला है तो आपराधिक न्यायालय को ऐसे आवेदन पर विचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि यदि ऐसा आवेदन स्वीकार करने योग्य है तो उसे अनुमति भी देनी चाहिए। माधवराव सिंधिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ठीक यही विचार किया गया है। 15 प्रत्येक आपराधिक अभियोजन अपने आप में एक निर्दिष्ट व्यक्ति को उसके दैनिक व्यवसाय में कठिनाई का संकेत देता है जो आजीविका का स्रोत होता है। यह मुकदमे में उसका बचाव करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने में व्यय का भी संकेत देता है। यह ऐसे अभियोगी व्यक्ति के लिए विभिन्न तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होना भी आवश्यक बनाता है। इसके अलावा यह सामाजिक कलंक का संकेत देता है और उसके लिए चिंता का समय बनाता है। वह हमेशा ऐसे अभियोजन पक्ष की उपस्थिति से पीड़ित रहता है, भले ही वह अपने व्यवसाय या जीवन की दैनिक दिनचर्या का पालन करता रहा हो। मुकदमे का सामना करने में उसे जो कष्ट सहना पड़ता है वह कष्टदायक है। इसका अंतिम 16 जब आगे कार्रवाई करने के लिए कोई मामला नहीं होता है तो आपराधिक न्यायालय को प्रारंभिक चरण में इस पर विचार करना होता है जब उससे आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाता है। बाद के चरण में भी यदि आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है तो उसे उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना होता है और उसकी योग्यता पर विचार करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामलों का ढेर लग जाएगा और आपराधिक न्यायालयों के परिसर में अभियुक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। इनमें से कोई भी सुविधाजनक या सुखद घटना नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री की ताकत पर विचार करना चाहिए था और इसे उचित महत्व देते हुए जब इस तरह की प्रार्थना करके उसके समक्ष आवेदन किया गया था तो उसे दोषमुक्त कर देना चाहिए था। यदि ऐसा किया गया होता तो इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और न्याय प्रशासन को दोष रहित और निरंतर बनाए रखने के लिए इस तरह का विस्तृत निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार याचिका को अनुमति दी जाती है जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता का संबंध है। उक्त अभियोजन को खारिज कर दिया जाता है और वर्तमान याचिकाकर्ता को दोष मुक्त किया जाता है। उसे उस न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने कोई बॉन्ड प्रस्तुत किया है तो वह निरस्त माना जाएगा। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कानून के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। संबंधित पक्षों को इस आदेश की एक साधारण प्रति पर कार्य करना होगा जिसे इस न्यायालय के न्यायालय आशुलिपि से रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नोटरी या नोटरी पब्लिक थे उन पर 120B के तहत यानी उनको भी जोड़ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने नोटरी पब्लिक को बरी कर दिया और इस तरह से ये उदाहरण यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो चांदमल मोतीलाल बोरा अधिवक्ता और बनाम राज्य महाराष्ट्र राज्य 8 अगस्त 2003 का जो ये आदेश था ये नोटरियों के लिए ये मिसाल बन गया। और भी इसमें बहुत से इसमें इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। 2004 में 2 MHLJ 41 यानी कि इस केस से स्पष्ट ये होता है कि नोटरीज एक्ट 1952 के 13 में जो संज्ञान लेने का नोटरी के जो विरुद्ध जो अधिकार है वो सामान्य कोर्ट को बशर्ते के नोटरी से संबंधित मामला हो तो सामान्य कोर्ट को डायरेक्ट वो केस नहीं चला सकती है जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने सक्षम
यानी कि एक समिति का गठन करके जब तक दोषी नहीं सिद्ध करते हैं, यानी दोष यानी केस चलाने के लिए जब तक सिफारिश किसी भी न्यायालय को नहीं करती है, तब तक मुकदमा नोटरी या नोटरी पब्लिक के विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता है। तो हम सभी समझ गए होंगे नोटरी पब्लिक या अन्य जो नोटरी से संबंधित इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनसे जो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि ये जानकारी आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश ये किया जाता है कि अगर ये आपको जानना ये ज़रूरी था, ये बॉम्बे उच्च न्यायालय का ये जो आदेश है, चांदमल मोतीलाल बोरा अधिवक्ता सह नोटरी और बनाम महाराष्ट्र राज्य, अगर ये आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहा है तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।